सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आज हमें भारतीय राज्य व्यवस्था में जो संविधान है उसमें नागरिकता, सिटीजनशिप, ये वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, मैं बीएल से नहीं, शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल, शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों नागरिकता है, इस नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता क्या है, नागरिकता की परिभाषा क्या है, भारत में नागरिकता कहां से, सारी की सारी बातें बाद में करेंगे। पहले इस नागरिकता की छोटी सी परिभाषा की बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि नागरिकता है, इस नागरिकता से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि नागरिकता की परिभाषा क्या है। तो देखना दोस्तों कि नागरिकता की परिभाषा क्या है कि वह व्यक्ति जिसे राजनीतिक व सिविल अधिकार प्राप्त हो, वह व्यक्ति जिसे राजनीतिक व सिविल अधिकार प्राप्त हो, वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति रहे, उस व्यक्ति को उस देश में, जिस देश में वो रह रहा है, उस देश के राजनीतिक व सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं, वह व्यक्ति उस देश का क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात मैं एक बात करता हूं अरस्तु की। इस अरस्तु से अच्छा क्वेश्चन बनता है। अरस्तु से क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि विश्व में सबसे पहले अरस्तु ने ही नागरिकता की परिभाषा दी थी। तो अरस्तु की बात करते हैं। अरस्तु विश्व का पहला व्यक्ति है जिसने नागरिकता की परिभाषा दी। नहीं, विश्व में सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा किसने दी, अरस्तु ने दी थी। और अरस्तु ने कहा कि वह व्यक्ति, अरस्तु ने क्या कहा, वह व्यक्ति जिसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्ति प्राप्त होती है या ये अधिकार प्राप्त होते हैं, वो व्यक्ति उस देश का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि अरस्तु था, यह व्यक्ति विश्व का पहला है, यानी विश्व का पहला व्यक्ति अरस्तु जिसने नागरिकता की परिभाषा दी। इसने परिभाषा क्या दी कि वह व्यक्ति जो जिस देश में रह रहा है उसे उस देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में भाग लेने का अधिकार होता है, वो व्यक्ति उस देश का क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। ये बात कह दी अरस्तु ने। दूसरी बात, अरस्तु से क्वेश्चन मिलेगा कि अरस्तु था, ये अरस्तु किस देश का था, यानी पहली बात तो इसका जन्म कब हुआ था। तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहां पर हुआ था, यूनान में। कहां का था ये व्यक्ति, यूनान का व्यक्ति था, अरस्तु था। इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 322 ईसा पूर्व में। तो अरस्तु की मृत्यु कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में। और अगला क्वेश्चन और बनता कि अरस्तु था, इस अरस्तु को विश्व में एक तो क्या कहा जाता है, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तुलनात्मक, ठीक है, राजव्यवस्था व प्राचीन काल में संविधान का जनक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो अरस्तु था, इस अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था और इसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हो गई थी। इसी अरस्तु को तुलनात्मक
नीति शास्त्र व दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसी अरस्तु को राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है और इसी अरस्तु को प्राचीन काल में संविधान का भी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। दोस्तों राज व्यवस्था की मैं परिभाषा बता दूं, संविधान का जो व्यावहारिक रूप है उसे ही क्या कहा जाता है, राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, और अरस्तु को और किसका पिता कहा जाता है, हमने पढ़ा है जीव व जंतु विज्ञान। कहने का मतलब है जीव व जंतु विज्ञान का पिता भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु की इतनी बात हमने क्यों की, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता की क्या दी थी, परिभाषा दी थी। अरस्तु की दोस्तों एक छोटी सी बात और करते हैं यहां पर। एक व्यक्ति था सुकरात, एक व्यक्ति था प्लेटो, यहां पर कौन आएगा, अरस्तु आ जाएगा, और यहां पर कौन आएगा, सिकंदर सूर की बात करते हैं। कहने का मतलब है सुकरात का शिष्य कौन था, प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर सूर था। तो कहने का मतलब है सिकंदर सूर का गुरु तो अरस्तु हुआ, अरस्तु का गुरु प्लेटो, और प्लेटो का गुरु कौन हुआ, सुकरात हुआ। दोस्तों महादेव रानाडे का नाम सुना, उस महादेव रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो इतनी बात तो हमने बात की नागरिकता की परिभाषा और अरस्तु की बात कर दी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार। अभी तक तो विश्व की बात चल रही है, अभी भारत के संविधान की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक बार इसको समझो, फिर भारतीय संविधान की बात हमें करेंगे। तो देखो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति कानूनी दर्जे से 4 प्रकार का होता है। यानी एक व्यक्ति होता है वो कानूनी दर्जे से कितनी प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब वो 4 प्रकार का कैसे होता है, देखो एक तो होता है नागरिक, एक तो क्या होगा, नागरिक होगा। एक कौन होगा, शरणार्थी की बात करते, शरणार्थी। एक होगा विदेशी, और एक होगा राज्य विहीन। बात को जरा समझना कि व्यक्ति 4 प्रकार का, कानूनी दर्जे से व्यक्ति 4 प्रकार का होता है, नागरिक, शरणार्थी, विदेशी, राज्य विहीन। नागरिक किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा दी है कि जिस व्यक्ति को राजनीतिक व सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। शरणार्थी किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश में शरण ले रहा है या कोई दूसरा देश उस व्यक्ति को शरण दे रखी है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, शरणार्थी कहलाएगा। जैसे विदेशी की बात करते हैं तो विदेशी का अर्थ क्या होता है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया है या घूमने के लिए गया है निश्चित समय के लिए, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, विदेशी कहलाएगा। अब दोस्तों यहां पर विदेशी की बात करते हैं। विदेशी भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है शत्रु देश का नागरिक यानी शत्रु देश का विदेशी, और एक होता है दोस्तों मित्र देश का विदेशी होता है। यानी विदेशी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, शत्रु देश का और एक मित्र देश का। जैसे शत्रु देश की बात करते हैं, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, और रूस है, इस रूस की बात करते हैं, रूस हमारा मित्र देश है। तो कहने का मतलब है जो विदेशी होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो शत्रु देश का और एक मित्र देश का। जैसे रूस हमारा मित्र देश है और पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस मित्र देश की अपेक्षा शत्रु देश का जो विदेशी होता है इसके पास कम अधिकार होते हैं। ठीक है, यह बात हमने विदेशी की बात की। एक बात करते हैं राज्य विहीन की। राज्य विहीन किसे कहा जाता है, तो वह व्यक्ति, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह व्यक्ति जिसे या जिसके पास किसी भी देश की नागरिकता न हो, किसी भी देश की नागरिकता न हो, यानी किसी भी देश की नागरिकता न हो, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, राज्य विहीन कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति है
उसको इसको ये पता नहीं कि कौन से देश का व्यक्ति है, इसके पास कौन से देश की नागरिकता है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, राज्य विहीन कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर उदाहरण दे सकता हूं कि जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल इधर है, तो रोहिंग्या मुसलमान है उसको मैं राज्य विहीन में रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। तो यह कानूनी दर्जे के हिसाब से व्यक्ति कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। दोस्तों मैंने ये तो बात की है कि इसकी थोड़ी सी नागरिकता की परिचय की बात की है, ठीक है। अब हमें बात करते हैं भारतीय संविधान की, यानी जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान के हिसाब से बात करते हैं। तो अब यहां पर पॉइंट क्या बनता है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में नागरिकता की बात करते हैं। तो इसमें नागरिकता की बात कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो जो भारत का संविधान है इसमें नागरिकता का प्रावधान यह संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो भाग बताना आपको 2 बताना है। इस भाग 2 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग बताया है। सबसे क्या भाग बताया है, कठिन भाग बताया है। एक बात हो गई। दूसरी बात, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हो गए, तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद हो गए, 7 अनुच्छेद हो गए। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात हमने की कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है यह कौन से भाग में किया गया है, यह भाग 2 में किया गया है। तो देखो नाग ऐसे ही तो फन मारता है 2 की तरह, तो आप याद रख सकते हो। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना कुल कितने अनुच्छेद होंगे, 6 अनुच्छेद नहीं होंगे, 7 होंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से कुल कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। अंबेडकर जी ने भाग 2 को संविधान का सबसे कठिन भाग कहा है। एक बात यह हो गई। दूसरी बात, हम नागरिकता की बात करते हैं कि जो नागरिकता है ये नागरिकता कौन सी सूची का विषय है, तो यह भारतीय संविधान में संघ सूची का विषय है। कहने का मतलब है जो भारत का संविधान है इसमें नागरिकता किस सूची का विषय बताया गया है, संघ सूची का विषय बताया गया है। और नागरिकता कौन प्रदान करता है, भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिकता किस सूची का विषय, संघ सूची का विषय। नागरिकता कौन प्रदान करता है, भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। फिर इसके बाद में नागरिकता अधिनियम कानून, यानी नागरिकता अधिनियम कानून लागू कब हुआ था, आपको मालूम है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान इस दिन बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। और इसी दिन आपको मैंने कहा था कि संविधान सभा में कि कुल अनुच्छेद 16 लागू हुए थे। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इन्हीं 16 अनुच्छेदों में से इसी दिन एक तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर से बोल रहा हूं मैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इस दिन इस तारीख को कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इन 16 अनुच्छेदों में कौन एक ये नागरिकता वाला कानून भी है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये अनुच्छेद भी इसी दिन क्या हो गए थे, इन 16 अनुच्छेदों में लागू हुए थे। और इनमें किसका प्रावधान किया गया है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो नागरिकता कानून है यह नागरिकता वाला भाग है, ये कब लागू हो गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हो गया था। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में यहां से दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि जो नागरिकता है भारत में, नागरिकता किस प्रकार की है, तो एकल नागरिकता, या इसको मैं बोल सकता हूं इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में नागरिकता है तो भारत के लोगों के पास इकहरी या एकल नागरिकता है। और यह प्रक्रिया हमने कहां से लिए,
तो ब्रिटेन के संविधान से लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में साफ साफ क्वेश्चन आ जाए कि भारत यानी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में नागरिकता है, तब आप क्या बताओगे? इकहरी नागरिकता। और यह बात हमने कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से ली है। इससे पहले का जो वीडियो है मैंने विदेशी स्रोत का ही पढ़ाया है और उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया था, तो उसको आप पढ़ लेना। तो ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता का हमने प्रावधान किया है। जबकि एक देश है अमेरिका, अमेरिका, इस अमेरिका में कितनी प्रकार की नागरिकता है? इस अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ध्यान रखना। अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। इस दोहरी नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लो कि अमेरिका में कुल 50 राज्य है। अमेरिका में कुल कितने राज्य है? 50 राज्य है। इन 50 राज्य में जैसे वहां के नागरिकों के पास क्या अधिकार है? एक तो उसके पास दो प्रकार की नागरिकता होती है। एक नागरिकता तो वो जिस राज्य में रह रहा है, एक नागरिकता वो होगी, और एक उसके पास देश की नागरिकता होगी, अमेरिका की। इस प्रकार से अमेरिका के लोगों के पास दो प्रकार की नागरिकता है। जैसे और भी देश दे सकते हो आप, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो। ये ऐसे देश है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, यानी ऐसे देश है जिनके पास कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो अब आप यहां पर ये कंफ्यूज हो सकते हो यहां से, क्या भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? भाई भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जानते थे अगर हम भारत के लोगों को दोहरी नागरिकता देंगे तो भविष्य में इसमें भारत के क्या हो सकते हैं? टुकड़े हो सकते हैं। टुकड़े क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होगी तो वह व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता का सम्मान नहीं करेगा, उस व्यक्ति में कभी भी समानता का भाव नहीं रहेगा। इसलिए अगर एकल नागरिकता है तो उस व्यक्ति के पास यानी वो संपूर्ण भारत में एकता बनाए रखेगा। इसलिए कहने का मतलब भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इतनी बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब कई लड़के यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि अपवाद में भारत के पास दोहरी नागरिकता भी तो है ना? बिल्कुल है, भारत में भी अपवाद में दोहरी नागरिकता है। कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में कौन सी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता, परंतु क्वेश्चन आ जाए अपवाद में भारत के पास क्या है? दोहरी नागरिकता। ये अमेरिका से लिए हमने। अब यह भारत में अपवाद में जो दोहरी नागरिकता है वो ध्यान देना इस अमेरिका वाली नागरिकता से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। भारत में दोहरी नागरिकता किस प्रकार से दी गई है उसका विवरण अलग है, यानी उसमें दोहरी नागरिकता किस प्रकार से है मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर बताऊंगा कि भारत में दोहरी नागरिकता किस प्रकार से। देखो अपवाद में भारत में दोहरी नागरिकता किस प्रकार से, इस बात को समझना। देखो सबसे पहले मैं एक बात करता हूं यहां पर कि एक व्यक्ति था लक्ष्मीमल सिंघवी। यह लक्ष्मीमल सिंघवी था, इसकी अध्यक्षता में, समझना मेरी बात को, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता की बात करते हैं। इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इस समिति का गठन कब हुआ था? सन 2003 ईस्वी में गठन हुआ था। कहने का मतलब है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, इसका गठन कब हुआ था? सन 2003 ईस्वी में। और किसकी अध्यक्षता में? लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में। और इसी समिति को ध्यान में रखते हुए या इसी समिति की सिफारिश से जो भारत की सरकार है, इस सरकार ने क्या किया? सन 2004 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट पेश की। अब बात कही, इसने क्या कहा कि विश्व में 16 देश ऐसे होंगे जिनकी नागरिकता ग्रहण करने के बाद भी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब समझे, अमेरिका वाली नागरिकता ये तो दोनों अलग है। कहने का मतलब इस समिति की सिफारिश से सरकार ने 2004 ईस्वी में कहा कि 16 देश ऐसे होंगे जिनकी नागरिकता लेने के बाद भी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। परंतु उन व्यक्तियों के पास जो भारत के अन्य नागरिक है उनके समान अधिकार नहीं होंगे, इनके पास सीमित अधिकार होंगे। वो कौन से अधिकार होंगे? एक तो इनके पास सामाजिक अधिकार होगा,
सामाजिक अधिकार होगा, आर्थिक अधिकार होगा और धार्मिक अधिकार होगा। यानी कहने का मतलब है इन 16 देश की नागरिकता में से कोई व्यक्ति इन 16 देश में से किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति के पास सामाजिक अधिकार होंगे, आर्थिक अधिकार होंगे, धार्मिक अधिकार होंगे। और अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है, वो भी यह अधिकार भी इनके पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ? लोक नियोजन व अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 यह इनके पास नहीं होगा, प्लस उसके पास राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकार नहीं होंगे। कहने का मतलब है यानी इन देश में अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। उनके पास भारत की नागरिकता भी रहेगी और उस देश की नागरिकता भी रहेगी, परंतु ध्यान रखना उसके पास एक तो राजनीतिक और एक प्रशासनिक या सिविल अधिकार नहीं होंगे और एक अनुच्छेद 16 वाला अधिकार उनके पास नहीं होगा, बल्कि उनके पास सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि वो 16 ऐसे कौन से देश हैं जिनकी नागरिकता लेने के बाद भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो वो 16 देश देखो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक देश है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। और देश की बात करते हैं, इजराइल, साइप्रस, यूनान, ठीक है, फिनलैंड हो गया, यहां पर लिख दूं, स्वीडन, फ्रांस नहीं है ना, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, आयरलैंड, ये क्या था? न्यूजीलैंड, और अब क्या आएगा? नीदरलैंड। तो देखो 16 देश हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक देश और बच गया। कहने का मतलब है ये 16 देश ऐसे होंगे जिनकी नागरिकता, एक देश और बच गया, स्विट्जरलैंड, ये नहीं लिखवाया, स्विट्जरलैंड। तो कहने का मतलब अब 16 देश हो गए। ये 16 देश ऐसे होंगे जिनकी नागरिकता ग्रहण करने के बाद भी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो यह बात बताई है मैंने दोहरी नागरिकता की अपवाद में और इकरी नागरिकता की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखो, अब यहां तक बात तो क्या होती है? समाप्त होती है नागरिकता वाली। अब दूसरी बात करते हैं जो नागरिकता है। इस नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में किस प्रकार से, तो देखना कि नागरिकता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद, या इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि एक तो होता है नागरिक, भारत में बात करता हूं मैं, एक तो होता है नागरिक, ठीक है, एक होता है विदेशी। अब इनके पास आपने शायद मूल अधिकार का नाम सुना, हमने एक अधिकार का नाम सुना मौलिक अधिकार। दोस्तों जो अगला वीडियो होगा नेक्स्ट वो मौलिक अधिकार का ही होगा। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यही बात है ना। अब यहां पर नागरिकता की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और एक विदेशी है तो उनके पास कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन कौन से नहीं है। आपको मालूम है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित ये जो अनुच्छेद है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास होंगे। यानी ये जो अनुच्छेदों का अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास होंगे। जबकि अनुच्छेद 14 बच गया,
20 बच गया, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, 26, 27, 28। ये जो अनुच्छेद है ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हो जाएंगे। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। चलो ठीक है, अभी नागरिकता से संबंधित हम बात करते हैं कि अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 5 में साफ साफ लिखा हुआ है संविधान लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान लागू होने पर, संविधान लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान या उपबंध। ये लो, कहने का मतलब है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, उस समय की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 बोलता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता का उपबंध। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि कोई व्यक्ति वो भारत का नागरिक कैसे होगा? जन्म से हो जाएगा। कैसे होगा? जन्म से, या उसके माता पिता भारतीय हो, या वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत का हो या भारत में जन्मा हो, वह व्यक्ति भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। यह बात कौन बोलता है? अनुच्छेद 5 बोलता है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद है 6। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है? इसको जरा गौर से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को या आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ये लो, कहने का मतलब है अनुच्छेद 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को भारत में नागरिकता का अधिकार कैसे दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। तो इस बात को समझना, इसी अनुच्छेद 6 में साफ साफ कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में आ गया है, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आ गया है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता क्या? स्वतः ही मिल जाएगी। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति इसके बाद भारत में आता है तो उसे 6 माह तक क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। फिर उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त होगी, यानी उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त होगी। अरे साफ साफ अर्थ है इसका, कि इसका साफ साफ अर्थ क्या हुआ कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आ गया पाकिस्तान से, तब तो उसे नागरिकता अपने आप ही मिल जाएगी, स्वतः ही मिल जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उस व्यक्ति को 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा, फिर पंजीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता प्राप्त होगी। यह कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 6 बोलता है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मिटा दूं मैं एक बार, देखो। अब अनुच्छेद 7 क्या बोलेगा? अनुच्छेद 7 क्या बोलेगा? तो आपने अनुच्छेद 6 पढ़ा, तो अनुच्छेद इसका विपरीत कर दो आप। तो यहां पर पाकिस्तान था, तो यहां पर कर दो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। बस अनुच्छेद 7 क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अब यहां पर अक्सर लड़के गलती यहां पर करते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं यहां पर। वो सोचते हैं कि यार भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान में जाएगा तो उस व्यक्ति को भारत नागरिकता कैसे देगा? वो तो पाकिस्तान देगा। बात तो सही कही आपने, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ दूसरा है। इसका अर्थ क्या निकला कि 1 मार्च 1947 के बाद
1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है पता है आपको? कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया है तो उस व्यक्ति की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चलो ठीक है। अगर वही व्यक्ति पुनः पाकिस्तान से भारत में आना चाहे और वो सोचे कि मैं भारत में आकर के पुनः भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हूं, तब उसे नागरिकता मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी? कि उस व्यक्ति को भारत में रहना पड़ेगा, फिर उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह बात कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 7 बोलता है। मेरे हिसाब से यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 7 आपने पढ़ लिया। इसके बाद में अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 8। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 8 बोलता है कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता का उपबंध या अधिकार क्या हुआ? इसका अर्थ है अनुच्छेद 8 क्या बोलता है कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता का उपबंध। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और वो विदेश में रह रहा है, अगर वो व्यक्ति भारत में आकर के भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो व्यक्ति नागरिकता ले सकता है। कैसे लेगा? या तो उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अगर ये भारतीय हो तो उस व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद कौन सा बोलता है? 8 बोलता है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है दोस्तों? 8 बोलता है। ठीक है। अब इसके बाद में अनुच्छेद आएगा 9। तो अनुच्छेद 9 में क्या लिखा हुआ है देखना इस बात को। यह अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? 9 तो 9 बोलता है किसी अन्य देश की नागरिकता, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे उसकी जो भारतीय नागरिकता वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। परंतु कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 2004 ईस्वी में कानून बना था कि 16 देशों को छोड़ करके बाकी आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो नो का मतलब है नो। अगर वो व्यक्ति नो का मतलब नहीं तो नो के तहत विदेश की नागरिकता ग्रहण करता तो भारत की नागरिकता उसे नो का मतलब नहीं दी जाएगी। याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में अनुच्छेद आएगा 10। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? कि नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। कहने का मतलब है कुछ स्थिति में, कुछ दशाओं में नागरिकता का बना रहना कौन सा बोलता है? अनुच्छेद 10 बोलता है। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? अगर यानी अनुच्छेद 11 बोलता है कि जो नागरिकता का जो अधिकार है वो नागरिकता वाला कानून है, नागरिकता का प्रावधान है, वो भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब जो नागरिकता देने का अधिकार है वो किसके पास है? भारत की सरकार के, यानी भारत की संसद के पास किया गया है। यानी नागरिकता संबंधित अधिकार है वो किसके पास है? भारत की संसद के पास है। ठीक है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 11 बोलता है। अम्मा दोस्तों
इसी अनुच्छेद 11 की बात कर लूं, इसी अनुच्छेद 11 के तहत सन 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम कानून बना था और आज इसी 1955 के नागरिकता अधिनियम कानून के तहत हमें नागरिकता का प्रावधान या नागरिकता दी गई है। वो कैसे दी गई है देखो। अब इसके बाद में अनुच्छेद हमने पढ़ लिए कंप्लीट। इसके बाद में बात करते हैं 1955 का नागरिकता अधिनियम, यानी 1955 का जो नागरिकता अधिनियम बना था उसमें 5 प्रकार की नागरिकता दी, यानी 5 प्रकार से नागरिकता दी गई है। तो पूछेगा 1955 में क्या आता है, 5 आ रहा है और यहां पर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 1955 का जो अधिनियम बना था इसके तहत नागरिकता कितनी प्रकार से दी गई है, 5 प्रकार से दी गई है। वो 5 प्रकार से कौन कौन से हैं, जैसे मैं यहां पर सबसे पहले बात करूंगा वो 5 प्रकार से कौन कौन से हैं। एक तो जन्म से नागरिकता, दूसरी वंश के आधार पर, दूसरी मैं बात किसकी करूंगा, वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है। तीसरी बात करते हैं पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। 4 नंबर पर बात करते हैं प्राकृतिकरण या देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। इसके बाद में हम बात करते हैं किसी भूभाग का भारत में शामिल होने पर नागरिकता दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, जैसे सॉरी दोस्तों एक बार, तो कहने का मतलब है ये 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिकरण या देशीकरण के आधार पर और किसी भूभाग का भारत में शामिल होने पर नागरिकता दी जा सकती है। ये तो नागरिकता देने की बात कही है। और इसके बाद में इसी 1955 के अधिनियम के तहत यह बात भी कही गई है कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है, नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। तो समाप्त कैसे होगी, एक तो स्वयं नागरिकता त्याग दे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या किसी देशद्रोह का कार्य करने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या अगर आप राष्ट्र की एकता व अखंडता का अपमान करते हैं तब आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो कहने का मतलब नागरिकता समाप्त कैसे होगी, या तो कोई व्यक्ति स्वयं नागरिकता त्याग दे तो उसकी नागरिकता समाप्त है, अगर वो किसी विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी 16 देशों को छोड़ करके, अगर किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का केस लग जाता है तब उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, या अगर राष्ट्र की अखंडता एकता का अपमान करता है या राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है तब उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दोस्तों मैंने ये 1955 की बात की, इसमें नागरिकता लेने के यानी इसमें देने के समाप्ति के काम बताए हैं। मैं आपको बता दूं इसी 1955 के बाद में इसके बाद में संशोधन किया जा चुका है, यानी कहने का मतलब है जो 1955 का नागरिकता अधिनियम बना था इसके बाद में इसमें और भी संशोधन किया जा चुका है। इसमें संशोधन कब किया गया था, 1957 में किया गया था, 1960 में किया गया था, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003, 2005 और 2015 ईस्वी में। कहने का मतलब 1955 के बाद इतनी बार
इसमें संशोधन किया जा चुका है। 57 में, 1960 में, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 इस समय इस नागरिकता अधिनियम कानून में संशोधन किया जा चुका है, परंतु 1960 वाला ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर 2019 में और कानून बना था CAA, एक कानून आया था CAA 2019 ईस्वी में। वो CAA क्या था, उसमें क्या था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। कहने का मतलब है इस कानून में यह प्रावधान किया गया तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण जो व्यक्ति भारत में आ गए थे उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। वो व्यक्ति कौन थे, जैसे हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, बौद्ध थे, यानी ऐसे व्यक्ति थे। इन व्यक्तियों को धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था 2019 में, जो वीडियो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा और अगले वीडियो हम जोश के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो यानी इस चैनल पे बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना और आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है।